मैं ससुर जी के सामने ही कपड़े बदल लेती थी क्योंकि मेरे ससुर देख नहीं सकते थे। मैं अपने ससुर को खुद ही नहलाती, अपने हाथ से खाना खिलाती, उनके कपड़े बदलती, लेकिन कभी ऐसा लगता जैसे वो मुझे घूर रहे हैं। एक दिन मेरे शौहर को ऑफिस से किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। एक दिन मैं बिना दुपट्टे ही के ससुर के कमरे में झाड़ू लगा रही थी जब ससुर ने मुझे पीछे से, मेरा नाम रुखसाना है। मेरी शादी ऐसे ससुराल में हुई थी जहाँ पर मेरे शौहर और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं रहता था। जब ये रिश्ता हमारे घर पर आया था तो मेरे वालिदैन को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आजकल कौन नहीं चाहता कि छोटी फैमिली में अपनी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की और शहर में शादी करना चाहती थी। मेरी चाहत थी कि मेरी शादी किसी अमीर खानदान के लड़के से हो। सुना था कि ये लड़का अच्छी नौकरी करता है, लेकिन मैं तो शहर के पढ़े लिखे लड़के से शादी करना चाहती थी, जबकि ये लड़का गांव का पढ़ा लिखा था। जब मेरे वालिदैन ने मुझे ये बताया कि लड़का बहुत अच्छा है और शहर में ही नौकरी करता है, लेकिन मैं ऐसे लड़के से भी शादी नहीं करना चाहती थी जो कुछ दिनों बाद ही मुझे छोड़कर शहर चला जाए और उसके बिना ही मुझे अपनी जिंदगी अकेले ससुराल में रहकर गुजारनी पड़े। मेरे वालिदैन ने मुझे बताया कि वो लड़का शहर में नौकरी जरूर करता है, लेकिन रहता अपने घर पर ही है। लेकिन मुस्तकिल रहकर शहर में नौकरी नहीं करता। वो अपनी गाड़ी से सुबह शहर की नौकरी करने के लिए रवाना हो जाता है और रात को अपने ऑफिस से घर आ जाता है। उसका मतलब ये था कि मुझे बड़ी आसानी हो जाती अगर मेरी शादी इस लड़के के साथ हो जाती, तो मुझे जब भी अपने मायके आना होता मैं इसके साथ आ जाती और रात को अपने घर को चली जाती। मुझे अपने वालिदैन से ज्यादा दूर नहीं रहना पड़ता था। लड़का देखने में बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, फैमिली मेंबर भी बहुत कम थे। सुना था कि गांव में इसका बहुत बड़ा मकान है और सिर्फ एक ससुर है जिनकी आंखों से नजर नहीं आता। वो बेचारे अंधे हैं। बेटा अपनी मर्जी से शादी कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि उसके वालिद की खिदमत करने के लिए घर में बहू आ जाए। इस लड़के के साथ मेरी शादी होने वाली थी। वो घर का इकलौता बेटा था। उसकी माँ तो काफी साल पहले ही मर चुकी थी। घर में सिर्फ 2 बाप बेटा ही रहते थे। सुना था काफी सालों से इन लोगों ने एक मुस्तकिल नौकरानी रखी हुई थी और नौकरानी पिछले 4 महीने पहले नौकरी छोड़कर जा चुकी थी और तभी से इन दोनों को घर में काम की परेशानी होने लगी थी। भला वो कब तक नौकरानी के सहारे जिंदगी गुजार सकते थे। एक न एक दिन तो उनके बेटे को शादी करनी ही थी। ऐसा नहीं था कि मेरे ससुर शुरू से ही अंधे थे, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी लगभग 3 साल पहले ही गई। उनकी आंखों में मोतिया बनता पानी आ गया था और उन्हें अपनी बीमारी के बारे में वक्त पर पता नहीं चल सका। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और एक दिन ये हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी और उनको दिखाई देना भी बंद हो गया था। ये रिश्ता अच्छा था, मेरे लिए इनकार की भी कोई वजह नहीं थी, इसलिए मेरी शादी बड़े ही सादे तरीके से इस लड़के के साथ हो गई थी। मैं अपने शौहर के साथ रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई थी। शादी के पहले दिन गांव की सारी औरतों ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। मुझे चारपाई पर बैठाकर सभी लोगों ने गिफ्ट भी दिए थे। मुझे अपने ससुराल के गांव की शादी बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ के रस्म और रवाज भी बहुत पसंद आए थे। यहाँ आने के बाद मैंने अपने ससुर जी को सलाम किया और इस तरह करते करते काफी दिन गुजर गए। मैं अपने ससुर के सारे काम करती, उनके कपड़े भी बदलती, पास बैठकर उनकी सारी बातें सुनती। वो बहू बहू कहकर मेरे करीब आ जाते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे आदमी, उनकी आदत बहुत अच्छी थी। लेकिन जब मैं घर का काम करती और मेरी नजर अपने ससुर पर जाती तो ऐसा लग रहा होता कि जैसे वो मुझे घूर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे एहसास होता कि वो मुझे कैसे देख सकते हैं। उनकी आंखों की तो रोशनी ही नहीं, वो मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहे होते। कभी मुझे ये बात भी बहुत अजीब लगती, वो मुझे क्यों देखे जा रहे हैं। हर बार मैं ये बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर एक बूढ़े और अंधे आदमी हैं और अपनी आंखों से कुछ देख नहीं सकते। हर रोज हमारे घर अलग अलग तरीके से औरतें आती और थोड़ी देर मुझसे बातचीत करने के बाद चली जाती। मेरे ससुर का कहना था हमारे लोग बहुत प्यारे और मोहब्बत वाले लोग हैं। हमारे गांव में जब कोई नई नवेली दुल्हन आती तो यहाँ की औरतों से तरह तरह की बातें करने लग जाती। मेरे ससुर अपने कमरे से भी बाहर निकलकर नहीं आते थे। मैं कभी अपने ससुर को देखकर अपने दिल में शर्म ले आती थी, क्योंकि थे तो वो मेरे ससुर ही। ससुर तो वैसे भी बाप की तरह ही होते हैं। मुझे तो बस ऐसा ही लगता था।
जैसे मेरे ससुर सबके सामने मुझे घूरते रहते हैं। कभी कभी तो मैं अपने माथे पर बल्ब भी डालकर उनको घूरने लगती थी। मैं पागल हो गई थी। हर बार ये बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर अंधे हैं, क्योंकि हमारे घर में कभी कोई ऐसा था ही नहीं, इसलिए मुझे ऐसे लोगों की आदत भी नहीं थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था। मैं अपने अंधे ससुर के साथ रह रही थी। मेरे शोहर रूटीन के मुताबिक सुबह के टाइम ऑफिस जाने के लिए निकल जाते और सारा दिन मैं और मेरे ससुर घर में अकेले रहते। मैं शोहर ने शादी मुझे रात ही समझा दिया था, तुम्हें मेरे अब्बू का बहुत ख्याल रखना है। काफी सालों से हमारे घर पर नौकरानी रह रही थी और वो अब्बू का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि सुबह के टाइम पर मैं जॉब के लिए निकल जाता था। जब अब्बू जी की आंखों की रोशनी थी तो तब भी वो खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे, लेकिन जब उनकी आंखों की रोशनी गई थी उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों तक नौकरानी ने साथ दिया, तो उसके बाद वो नौकरानी भी छोड़कर चली गई। तब से हमारे घर पर बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी। पड़ोस वाली आंटी आकर मेरे अब्बू के लिए खाना बनाया जाया करती थी, लेकिन फिर भी इस तरह कब तक किसी की मदद ले सकते थे। शादी की पहली रात शोहर ने मेरी बहुत तारीफ की थी। अपने शोहर से तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने उन्हें भरोसा किया कि आप अब्बू का हमेशा ख्याल रखूंगी, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। सुबह सुबह जब मैं सोकर उठती तो सबसे पहले अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाती, और एक तो दिन तो मेरे शोहर बाजार से भी नाश्ता लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, कुछ दिन तुम आराम करो, उसके बाद तुम्हें मैं घर सारा काम करना और संभालना है। मैंने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं थी। घर का काम करने के लिए भला मेरे शोहर भी कब तक इस तरह से बाजार से खाना या फिर नाश्ता लेकर आते। एक न एक दिन तो मुझे यहाँ किचन संभालना ही था। मेरे ससुर भी कहते कि बहू एक दिन खाना बाजार से आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं अब्बू जी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो हमेशा आराम करती रहे। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ और घर को अपने कंधों पर चलाना चाहती हूँ। ये घर तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर और शोहर खुश हो गए। उन्होंने कहा हमें घर के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। मेरे शोहर कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत नहीं बल्कि खूबसूरत होने के साथ समझदार भी हो। मैं नाश्ते के मेज पर नाश्ता लगा दिया और मेरे ससुर जी भी नाश्ता करने के लिए मेरे सामने ही बैठे हुए थे। उनके सामने बैठ गई, फिर उन्हें अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे शोहर ने अब्बू जी को अपने हाथ से नाश्ता करवाया। मेरे शोहर भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे शोहर जब घर पर आते तो सब कुछ अपने अब्बू के अपने हाथों से ही खिलाते। उन्होंने मुझसे कहा था अब अगली बार से मेरे पीछे मेरी ये जिम्मेदारी तुम निभाओगी। मैंने अपने शोहर से खुश होते हुए कहा जी क्यों नहीं, मैंने सारे घर की जिम्मेदारी खुद ही संभाल लूंगी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सामने बैठकर मुझे घूर रहा है। अपने शोहर के जाने के बाद घर का काम करती तो अपने गले में दुपट्टा नहीं डालती थी, यही सोचती थी कि घर में कोई नहीं है, ससुर जी तो है, उन्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं घर में रहते हुए भी कभी काम करती रहती और अपने ससुर जी के सामने किसी भी हालत में चली जाती थी। शोहर कहने लगा मैंने अब्बू जी से बहुत कहा था कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आपकी आंखों की रोशनी आ सकती है वापस, लेकिन अब्बू जी हर बार मना कर देते और कहते कि बेटा मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो अपनी जिंदगी में काफी कुछ देख लिया, अब तुम्हारी जिंदगी जीने का वक्त है, तुम शादी करो अपनी जिंदगी जियो, मेरा क्या है एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, बुढ़ा हो चुका हूँ, धीरे धीरे जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं और एक दिन मेरे साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं देख नहीं सकता, सुन तो सकता हूँ ना, तुम सबको महसूस तो कर सकता हूँ, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और अपने जीते जी चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। बस यही कहकर अब्बू बात खत्म कर देते थे और वो अभी तक एक बार भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गए। मैंने कहा आप जबरदस्ती अब्बू जी को डॉक्टर के पास ले जाते। मेरे शोहर ने मुझे बताया था कि तुम्हें नहीं पता अब्बू बहुत जिद्दी है, मैं उनके साथ ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था, शायद अपनी जिंदगी में इसी तरह से खुश हैं। शोहर ने कहा था कि वो मेरे आने से पहले उनके सारे काम करते थे, लेकिन अब काम करने की सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई है। मैं अपने ससुर को अपना बाप समझकर उनके सारे काम किया करती थी। मैंने अपने शोहर को यकीन दिलाया था कि आपको मेरे होते हुए घर में भी कोई परेशानी नहीं होगी। एक दिन ससुर कहने लगे देखो बहू, मेरे नसीब में क्या लिखा है कि मैं अपने घर की बहू को
अपनी आंखों से नहीं देख सकता। मैंने कहा, ससुर जी कोई बात नहीं, आप इस तरह से मेरी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। वो शादी के कुछ दिन तो इसी तरह से गुजरते चले गए, लेकिन होश तो मेरे तब उड़े जब मेरे शौहर को कुछ दिन के लिए शहर में रुकना पड़ गया था। मैंने उन्हें कहा था कि आप मुझे इन दिनों मेरे मायके में छोड़ दो, लेकिन वो मेरे शौहर का कहना था कि मैं इस तरह से तुम्हारे मायके में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे अब्बू जी मौजूद हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? उनको अपने हाथों से खाना भी तो तुम ही खिलाओगी ना, और उनके कपड़े भी तुम ही चेंज करोगी। खाने की बात तो ठीक थी, लेकिन कपड़े अपने शौहर की, ये बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम कर रह गया। मैंने अपने शौहर से कहा भी था कि मुझे कपड़े तब्दील करने वाली बात ठीक नहीं लग रही, मैं क्या ससुर जी के कपड़े खुद चेंज करूंगी? मेरे शौहर ने कहा था, तुम्हें तो पता है अब अब्बू अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मैं ये सोच रही थी कि मैं काम करूंगी कैसे? भला मेरे शौहर मेरे बाप जैसे थे, कोई छोटा बच्चा होता तो ये काम अपने शौहर के तो बना लेती, लेकिन अपने ससुर का ये काम करने के बारे में मुझे शर्म आ रही थी। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज लगाई और बहू बहू कहकर पुकारते थे। मैं भागे ससुर जी के कमरे में गई तो देखा कि मेरे ससुर जी धोती और बनियान पहने हुए खड़े थे, और पहले तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि बहू क्या बेटा जा चुका है? मैंने उन्हें कहा अभी आधा घंटा पहले ही निकले हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे जरा शर्ट उठा कर दे दो। यानी शर्ट कहाँ पर रखी हुई है? सारे बेड पर मैंने हाथ मार मार कर देख लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा मेरी शर्ट बेड पर नहीं है। मेरे ससुर जी की शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वो शर्ट उनके हाथों में दे दी। उन्हें जैसे तैसे अपनी शर्ट को पहना लिया, लेकिन बटन वो उल्टे सीधे लगा रहे थे। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा आप छोड़ दीजिए, मैं बटन बंद कर देती हूँ। मैंने अपने ससुर जी की शर्ट का बटन लगाया तो मेरे ससुर जी मुस्कुरा रहे थे, और अचानक उनका हाथ मेरी कमर पर लग गया। मैंने उनसे कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि उनका हाथ कहाँ लग रहा है। जैसे उन्हें लगा कि उनका हाथ मेरे ऊपर से टच हो गया है, फौरन ही उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। शायद उनका हाथ धोखे से टच हो गया था। मैंने उनको शर्ट पहना दी थी। फिर मेरे ससुर ने कहा बहू मेरे बाल बना दो। मैंने ड्रेसिंग से कंघा लेकर अपने ससुर के बाल भी बना दिए थे। मेरे ससुर कहने लगे बहू जरा मुझे अपने हाथ दो। मैंने कहा क्यों अब्बू जी क्या हुआ? तो वो कहने लगे दो तो जरा। मैंने डरते डरते उन्हें अपने हाथ पकड़ा दिए थे। मैं ये सोच रही थी कि वो क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा है। तुम्हारी जगह अगर कोई और औरत होती तो शायद कभी ना संभाल पाती। मेरे ससुर जी ने मेरे हाथों को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथों में जकड़ लिया था। मैं उनके हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा बहू अभी यहाँ पर ही रहो, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारा शुक्र अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर ही सकता हूँ, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ कि बहू कैसी होती है। अल्लाह ने मुझे कोई बेटी भी नहीं दी। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वो भी तुम्हारी तरह मेरी खिदमत नहीं करती। तुम्हें पता है जब मेरी बीवी की मौत हुई थी तब मुझे उसकी मौत का बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि वो मेरी हमसफर थी और हमारे घर की इकलौती औरत थी। मेरे बेटे को और मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। दोनों को बहुत अच्छी तरह से संभालती थी, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे बेटे के कंधे पर आ गई। और शादी के बाद तुमने अभी कुछ दिन अच्छी तरह गुजारे भी नहीं, क्योंकि मेरा सारा बोझ तुम पर पड़ गया। वो बड़े अफसोस के साथ ये सब कुछ कह रहे थे। मैंने कहा किसी पर बोझ नहीं हूँ मैं, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मुझे अपनी बेटी ही समझो। मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे थे। कहने लगे तुम बहुत अच्छी हो और मेरा कितना ख्याल रखती हो। लेकिन अभी उन्होंने मेरा हाथ बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा अब्बू जी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मेरे ससुर ने मेरे हाथ छोड़ दिए और मैं फौरन किचन में चली आई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे ससुर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। 3 महीने गुजर गए। मेरे ससुर के साथ मेरे बहुत ज्यादा फ्री होने लगे। अब तो वो मुझे आवाज लगाकर कहते
मुझे शर्ट पहना दो, बटन मुझसे ठीक बंद नहीं होते, और कभी कहते मेरे सर में मालिश कर दो और मेरी टांगे दबा दो, और कभी मुझसे अपने सर में तेल लगवाते। छोटे मोटे काम तो वो खुद भी कर सकते थे। शादी से पहले मुझे लगा था मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे शौहर और मेरे ससुर हैं, तो मुझे घर में कोई काम ही नहीं करना होगा। लेकिन मैं तो अपने ससुर की वजह से गन चक्कर सी बनकर रह गई थी। बस मुझे काम ही काम होते थे, मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे ससुर जी के बहुत सारे काम होते थे। वो बहाने बहाने से मुझे आवाज लगाकर अपने काम निकलवाते रहते थे। मैं मौका देखकर आराम करने के लिए अपने कमरे में ही गई थी और मुझे जाकर लेट गई। काम करते करते बहुत थक जाती थी, इसलिए मेरा रवैया बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा सा होने लगा था। अपने मायके में मैंने इतना ज्यादा काम नहीं किया था। आज मैं 8 बजे अपने कमरे में सो गई थी। मेरे कमरे का दरवाजा खुला ही रहता था। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, पर अचानक घबराकर मेरी आंख खुल गई, क्योंकि मेरे ससुर मेरे साथ लेट गए। मैंने कहा, अब्बू जी ये क्या बदतमीजी है, और आपको अंधे हैं? वो कहने लगे, मैं अंधा नहीं हूँ, पहले दिन से ही तुम मुझे बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए बहाने बहाने से तुम्हें छूता था। फिर मेरे ससुर ने मुझे जोर से पकड़ लिया और मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मैं रोटी चलाती रही, लेकिन ससुर ने मेरी एक ना सुनी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।